हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कुकालिम, मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले, वीडियो थोड़े सीरियस टॉपिक पे है, पर हम इस पे पॉजिटिविटी की बात करेंगे। और वीडियो का टाइटल है नागालैंड्स इंसर्जेंसी एक्सप्लेनेड बाय एफ.टी. बटवाई। ये बटवाई आगे क्या है वो बाद में समझ में आ ही जाएगा। पर वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन में है, तो इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो करें। इनके वीडियो का और इनके चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें बाद में करेंगे। लेट्स स्टार्ट। कोनोमा गांव बस 20 किलोमीटर दूर है नागालैंड के कैपिटल कोहिमा से, पर गाड़ी से पहुंचने के लिए आपको 1 घंटे लग सकते हैं। गांव की एक रोड की साइड पर आपको ये मेमोरियल दिखेगा। नागा इंडियन नहीं है और ये टेरिटरी इंडियन यूनियन का भाग नहीं है। हम इस अनोखे सच का बचाव हर हालत में करेंगे और हर दम करेंगे। मणिपुर में आज सेना के काफिले पर हुआ हमला। सेना के काफिले पर इतने बरसों बाद कोई हमले की बात आई है सामने। 5 जून 2015 को इंडियन आर्मी की डोगरा रेजिमेंट का एक कॉन्वॉय मणिपुर के चंदेल डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहा था जब उनकी कॉन्वॉय के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। इस अटैक में 18 जवान मारे गए। ये लास्ट 20 सालों में इंडियन आर्मी पर सबसे खतरनाक अटैक था नॉर्थ ईस्ट में। एक इंसर्जेंट ग्रुप जो नागा हिल्स की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई कर रहा है, NSCN-K, उन्होंने इस बॉम्ब ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली। अब अगर हम 5 साल जंप करेंगे तो अगस्त 2020 को NSCN-IM, जो एक बहुत इन्फ्लुएंशियल रिबेल ग्रुप है नागालैंड का, उन्होंने एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट रिलीज किया जिसको उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साइन किया था 2015 में। ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट एक अग्रीमेंट था इस रिबेल ग्रुप और इंडियन गवर्नमेंट के बीच कि अब वो एक दूसरे के खिलाफ हिंसा बंद कर देंगे। और यही चीज़ नागालैंड की कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। 2 इंसर्जेंट ग्रुप है, दोनों ये कहते हैं कि वो नागा हिल्स की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं। एक इंडियन गवर्नमेंट के साथ कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट कर रहा है और दूसरा इंडियन आर्मी के खिलाफ बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है। नागालैंड की कहानी इंडिया के सबसे लंबी इंसर्जेंसी की कहानी ये तो है, जो कश्मीर की इंसर्जेंसी से भी ज्यादा पुरानी है। आज़ादी से स्टार्ट होती है। विषय है। Insurgency will be met with force and with strength. There can be no softness. पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। नागालैंड का भी विकास हो और हिंदुस्तान का भी विकास हो, उस एक सपने को लेकर के नई यात्रा का प्रारंभ। सोच बटवाई। हम में से कुछ ये नहीं जानते होंगे, लेकिन नागालैंड के निवासी होमोजेनस लोग नहीं हैं। इनफैक्ट वहाँ 16 अलग अलग रिकग्नाइज ट्राइब्स हैं, जिनमें से 2 नॉन नागा ट्राइब्स हैं और इन सब की अलग लैंग्वेज और कल्चर है। ये बात नागा नेशनलिस्ट नागा रेजिस्टेंस की शुरुआत 13th सेंचुरी से बताते हैं। हालांकि मॉडर्न रेजिस्टेंस को हम 20th सेंचुरी तक ट्रेस कर सकते हैं। 1824 में पहली एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के महत्वपूर्ण हिस्सों पर कंट्रोल जमा लिया। नागा हिल्स भी उनमें से एक था। 20th सेंचुरी तक नागा ट्राइब्स इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते थे, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इन ट्राइब्स में एक यूनिटी की फीलिंग आ गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स ने 2000 नागा सोल्जर्स को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए फ्रांस भेजा। जब वो वहाँ से वापस आए, इन वॉर वेटरन्स को रियलाइज़ हुआ कि नागा ट्राइब्स का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से कोई लेना देना नहीं है। 1918 में इन अलग अलग ट्राइब्स के मेंबर्स ने नागा क्लब इस्टेब्लिश किया और इसमें एक चीज़ सबसे बड़ा यूनाइटिंग फैक्टर थी जो इनको बांध के रख रही थी। क्रिश्चियनिटी। 1840s में नागालैंड के लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में पता चला, एक्सपोजर मिला, जब अमेरिकन बैप्टिस्ट नागा मिशन के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पहुँचे। तो जब 1929 में साइमन कमीशन इंडिया आया, और ये वही साइमन कमीशन है जिसके बारे में आपने स्कूल हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा होगा, नागा क्लब ने कहा कि वो इंडियन यूनियन का हिस्सा बनने की बजाय ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन रहना चाहेंगे। उन्होंने लिखा
कि उनकी लैंग्वेज मेनलैंड इंडिया से एकदम अलग है, ना उनकी हिंदूज या मुस्लिम से कोई समानता है, और उनको नीचा दिखाया जाता है उनके बीफ और पोर्क खाने की वजह से। और इसीलिए जब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, नागा हिल्स को एक्सक्लूडेड एरियाज़ के अंदर रखा गया। फिर जैसे जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल स्ट्रांग होती गई, नागा क्लब ने भी साथ में अपने आप को एक फॉर्मल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया, नागा नेशनल काउंसिल, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था अपने लिए एक अलग देश इस्टेब्लिश करना। मगर हर पॉलिटिकल आउटफिट की तरह नागा नेशनल काउंसिल में भी कुछ मॉडरेट्स थे और कुछ एक्सट्रीमिस्ट। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हीं मॉडरेट्स में से टी साखरी और टी.एन. अंगामी से बातचीत बढ़ाई, जिसकी वजह से जून 29, 1947 को नागालैंड ऑन पेपर अब इंडियन यूनियन का पार्ट था। अब अगर किसी को बहुत ही सिंपल कहानी बतानी होती कि नागालैंड इंडिया का कैसे हिस्सा बना, तो वो इधर कहानी को बंद कर देते, पर एक्चुअल कहानी नागालैंड की इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। याद है कि हमने मेंशन किया था कि एनएनसी में एक्सट्रीमिस्ट लीडर भी हैं। अब हमारी कहानी में एक और किरदार शामिल होते हैं, अंगामी ज़ापो फिजो। फिजो पूरी तरह खिलाफ थे कि नागालैंड इंडिया का हिस्सा बने। एक टाइम पर उन्होंने कहा था कि वो गोरों की सरकार को एक काली सरकार से रिप्लेस नहीं करना चाहते। नागालैंड की इंडिपेंडेंस के लिए फिजो ने महात्मा गांधी से भी मुलाकात करी, और उनके हिसाब से महात्मा गांधी ने उस मीटिंग के दौरान उनको कहा कि अगर नागाज इंडिया को नहीं ज्वाइन करना चाहते तो कोई उनको मजबूर नहीं करेगा, और अगर भारत मिलिट्री यूज़ करने की कोशिश करता है तो नागा लोगों से पहले गांधी जी खुद गोली खाएंगे। पर पंडित नेहरू और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस बात के खिलाफ थी। नेहरू ने तो अगस्त 1946 में लिखा था कि एक इंडिपेंडेंट नागालैंड इंडिया और चाइना के दबाव की वजह से टिक ही नहीं पाएगा। पर फिजो के अलग प्लान थे। उन्होंने 14 अगस्त 1947 को नागालैंड को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था और इंडिया के अगले दिन की इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशंस को बॉयकॉट कर दिया था। फिर 1952 में दो चीज़ें हुई जिन्होंने नागा मूवमेंट को पूरी तरह चेंज कर दिया। पहला कि एनएनसी ने एक प्लेबिसाइड ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने कहा कि 99.9% नागाज ने ये वोट किया कि वो नागालैंड को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं, और दूसरा कि नागाज ने इंडिया के पहले जनरल इलेक्शन को पूरी तरह बॉयकॉट कर दी। इसलिए जब नेहरू नागालैंड आए 1953 में, बर्मा के प्रधानमंत्री के साथ नागा ने उनको बू किया और कई तो अपनी पीठ पलट के पंडित नेहरू के सामने चले गए इवेंट से। उसके बाद इंडियन ट्रूप्स को मोबिलाइज किया गया नागा हिल्स में एंटर करने के लिए, जिसकी वजह से कई लोग मारे गए। ऐसी हालात के चलते जो एनएनसी के मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लोग थे उनके बीच भी दरारें आ गई थी, और ये प्रॉब्लम और बढ़ गई थी 1956 में, जब मॉडरेट लीडर टी साखरी को फिजो के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने मार गिराया। फिर उसी साल फिजो ईस्ट पाकिस्तान के जरिए लंदन भाग गए, और इसके कुछ महीनों पहले उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड की फॉर्मेशन को अनाउंस किया और वो एक अंडरग्राउंड आर्मी कंट्रोल करने लगे। जब नागालैंड में लॉ एंड ऑर्डर और बिगड़ने लग गया तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक और घोषणा करी। उन्होंने आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी कि अफ्पा पास करी सितंबर 1958 में, जिसकी वजह से कई लोग मारे गए। The Armed Forces Special Powers Act was passed on 11 September 1958. It was introduced to check violence in the northeastern states. 1956 और 1958 के बीच एक एस्टिमेट के हिसाब से 1400 नागा की मौत हुई। इस सिचुएशन की वजह से कई नागाज जो एनएनसी में थे वो दूसरे सोल्यूशंस के बारे में सोचने लग गए नागालैंड में पीस लाने के। इसी वजह से कई नागा ट्राइब्स के रिप्रेजेंटेटिव्स मिले और उन्होंने नागा पीपल्स कन्वेंशन बनाया। एनपीसी इंडियन गवर्नमेंट के साथ काम करने लग गई और 1959 में उन्होंने एक प्रपोजल अडॉप्ट किया नागा हिल्स के लिए एक दूसरी स्टेट बनाने का, और नागालैंड इंडिया की ऑफिशियल स्टेट बन गई 1963 में। We have done as much as we can. I am really very happy that the Government of India has helped us in many ways, not only giving the financial assistance, but they have also sent the technical people like the engineers, the doctors, and those who are experts. तो इससे पहले मैं नागालैंड का शब्द तो यूज़ कर रहा था, पर 1963 के पहले नागालैंड कोई रीजन था नहीं। उस रीजन को बुलाया जाता था नागा हिल्स, और ये कहानी थी कि नागालैंड एक स्टेट कैसे बनी इंडिया में। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप ऐसी कई स्टोरीज पा सकते हैं जहाँ डिफरेंट ग्रुप्स पावर के लिए लड़ रहे हैं, एक लीडर जो इंडियन गवर्नमेंट की डोमिनेशन नहीं चाहता और एक नेशनल लीडर जो इस राजनीति को समेटने की कोशिश कर रहा है। ऐसी ही एक कहानी थी सिक्किम की, जिसके बारे में हमने एक पिछले वीडियो में बात करी थी।
पर दुख की बात यह है कि ऐसी कहानियाँ ना तो हमें पढ़ाई जाती है स्कूल में और ना इसके बारे में हमें बताया जाता है। अब आप ऐसी कहानियाँ बुक्स में तो पढ़ सकते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि सिक्किम की इंटीग्रेशन के बारे में एक बहुत अच्छी बुक है, पर इसको कई सालों से बैन कर दिया था इंडिया ने। इसी वजह से एक रिसोर्स जो आप कंसिडर कर सकते हैं इंडियन पॉलिटिक्स और हिस्ट्री के बारे में और समझने के लिए, वो है ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट जैसे इंडिया अनकवर्ड, जो कुकू FM ऐप में पाया जा सकता है, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। इंडिया अनकवर्ड के शो में 11 एपिसोड है और 11 में से 3 इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर डेडिकेटेड है उनकी कहानियों के बारे में। और ये शो और भी कई इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करता है, जैसे सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच में तालमेल कैसा था, और इंडिया की नक्सल इंसर्जेंसी स्टार्ट कैसे हुई। और कुकू FM में ऐसे कई पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स हैं। इसका प्राइस है ₹399 एक साल के लिए, यानी कि करीब ₹1 पर दिन, और इस दाम से आप हज़ारों ऑडियो बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 20% डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आप कूपन कोड MOHUK20 यूज़ करेंगे। इस ऐप का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब इसके बावजूद कि नागालैंड शिलांग अकॉर्ड तो बहुत इम्पोर्टेंट था उस वक्त, मिशन कंटिन्यू करना चाहते और अभी भी है। 1960s में NNC के कुछ कार्डर चाइना भी गए थे उनकी आर्मी से ट्रेनिंग सीखने के लिए और हथियार लाने के लिए। पर NNC में जो डिफरेंट ट्राइब्स थी उनके बीच में तनाव आने लगा। जैसे हमने पहले बताया था कि नागा लोग सारे एक समान नहीं है, बल्कि नागा में कई ट्राइब्स हैं। तो इन ट्राइब्स के बीच में कई बार तनाव पैदा हो जाता है इस बात से कि किस ट्राइब का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा होगा। और इंदिरा गांधी की सरकार ने इन्हीं ट्राइबल डिविजन्स की एडवांटेज ली और इंडियन सरकार नागालैंड के कई की प्लेयर्स के साथ बात करने लग गई, जो या तो तंग आ गए थे ये ट्राइबल डिवीजन से या फिर नाखुश थे कि NNC कम्युनिस्ट चाइना का सपोर्ट ले रहा था। इसीलिए 11 नवंबर 1965 को शिलोंग अकॉर्ड साइन हुए थे NNC के कुछ अंडरग्राउंड लीडर्स के बीच और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच। इस अकॉर्ड के चलते इन अंडरग्राउंड लीडर्स को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करना था और नागालैंड की इंडिपेंडेंस की मांग त्यागनी थी। पर वो NNC लीडर्स जिन्होंने चाइना के साथ अच्छे संबंध बना लिए थे, वो शिलोंग अकॉर्ड के खिलाफ थे। इसीलिए उन्होंने NSCN की स्थापना करी म्यांमार में 1980 में, और उनकी डिमांड थी एक ऐसा देश जो बस नागाज के लिए होता, द ग्रेटर नागालैंड। अब इस ग्रेटर नागालैंड की मांग में बस नागालैंड का एरिया नहीं है, बल्कि वो सभी एरियाज़ हैं जहाँ नागा रहते हैं। जैसे NSCN के हिसाब से असम, अरुणाचल और मणिपुर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स भी इसमें शामिल हैं। इन स्टेट्स में कई नागाज रहते हैं और वो नागा आइडेंटिटी के साथ ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हैं और ना कि अपनी स्टेट की आइडेंटिटी से। मैं जी जा कोई की गली शिला को सा नुम सकने का तो सकला ना का तो कोई जा मैं जी ना खिगम चिमला। उनका मानना है कि इन राज्यों में उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और इन टेंशन्स की वजह से कई बार एक्सट्रीम वायलेंस भी देखने को मिला है। 13 सितंबर 1993 में नागा मिलिटेंट्स ने 100 से ज़्यादा कुकी सिविलियंस को मार गिराया था मणिपुर में। इस वायलेंस की वजह से ही NSCN ग्रेटर नागालैंड की डिमांड कर रहा है ताकि नागास को अपनी एक अलग कंट्री मिल जाए। पर NSCN भी उसी चीज़ का शिकार हुई जिसका कई नागा ऑर्गेनाइजेशंस हो चुकी है, ट्राइबल राइवलरी, जिसकी वजह से NSCN 1988 में स्प्लिट हो गई। 1990s में NSCN IM के टॉप लीडर्स थाईलैंड चले गए, पर इसके बावजूद इंडियन सरकार उनके साथ कंटिन्यूसली संपर्क बनाए रखी। जैसे PV नरसिम्हा राव उनसे मिले 1995 में, देवे गौड़ा मिले 1997 में और अटल बिहारी वाजपेयी उनसे मिले 1998 में। और इस बातचीत के ही चलते इंडियन सरकार ने 2 सीज फायर एग्रीमेंट्स करे दोनों ग्रुप के साथ। पर वायलेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। मणिपुर में आज सेना के काफिले पर हुआ हमला। सेना के काफिले पर इतने बरसों बाद कोई हमले की बात आई है सामने। जैसे हमने पहले बात करी थी कि NSCN K ने एक अटैक किया था इंडियन आर्मी पर 2015 में, और इन दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे के खिलाफ भी अटैक्स करे हैं। अब ऐसे अटैक्स तो हुए हैं, पर 2 सीज फायर एग्रीमेंट्स के बाद नागालैंड की सिचुएशन थोड़ी बेहतर हुई है। और इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कारण है कि जो इंसर्जेंट ग्रुप्स के लीडर्स हैं वो बहुत आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं सीज फायर एग्रीमेंट के बाद। जैसे मेकपीस सीतू, जिन्होंने 52 न्यूज़ वेबसाइट के लिए एक आर्टिकल लिखा था, उन्होंने कहा कि उन लीडर्स के लिए जंगलों में लड़ाई करना अब ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सीज फायर की वजह से वो एक मौज की ज़िंदगी जी रहे हैं, वसूली, ड्रग्स और गवर्नमेंट पैकेजेस के ज़रिए। अब मोदी सरकार इस पूरे मामले को परमानेंटली ख़त्म करना चाहती है, इसीलिए उन्होंने NSCN IM के साथ एक और एग्रीमेंट किया।
NSCN-K के साथ उन्होंने कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया जब से उन्होंने सीज फायर एग्रीमेंट तोड़ा था 2015 में आर्मी के खिलाफ अटैक करके। NSCN-IM के साथ एक एग्रीमेंट करना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिबेल ग्रुप है नागालैंड में। और जैसे प्रधानमंत्री ने 2015 में कहा था इस सीज फायर एग्रीमेंट के ऊपर कि ये एग्रीमेंट दूसरे छोटे ग्रुप्स के लिए एक सिग्नल है कि उनको अपने हथियार छोड़ देने चाहिए। NSCN-K ने कहा तो ज़रूर कि वो एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, पर यह अभी क्लियर नहीं है कि टोटल पीस कैसे आएगा नागालैंड, क्योंकि इस पूरी प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। दोनों ही इंसर्जेंट ग्रुप्स की एक डिमांड है कि नागालैंड का अलग फ्लैग होना चाहिए और अलग कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जो इंडियन सरकार नहीं चाहती। एक NSCN-IM के मेंबर को सज़ा भी दी गई थी जब वो इंडिया के झंडे के साथ पाए गए थे। इसी वजह से वही लीडर जिसकी प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशंसा करी 2015 में, मैं NSCN के जो कि इस इलाके का सबसे बड़ा प्रमुख संगठन रहा, उनके नेताओं का आज हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और श्रीमान मुइवा जी, उन्होंने ये कहा कि नागाज कभी भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। Our constitution must be ours. We cannot demand our constitution or flag or this or that from others. No, it is all right to have. That's your position. और जहाँ इंडियन सरकार और आर्मी एक तरफ है और इंसर्जेंट ग्रुप्स दूसरी तरफ है, इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा भुगत रहे हैं नागालैंड के कॉमन लोग। मैं यही कहना चाहता था, इंसर्जेंसी की वजह से उधर दोनों की तरफ economy से पर पिस इतना रहे हैं। ध्यान ही नहीं दिया जाता। जैसे नागालैंड में बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 2018 में नागालैंड की बेरोजगारी पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा थी, और क्योंकि नागालैंड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इसलिए उन लोगों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है नौकरी के। और किसी भी इन्वायरमेंट में जहाँ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो, तो कम्युनल प्रॉब्लम्स का बाहर आना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, पर ऐसा ही नागालैंड में हो रहा है। नागालैंड में कई ग्रुप्स कंप्लेन कर रहे हैं कि बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेशन हो रही है नागालैंड। बांग्लादेशीज यूजुअली मैनुअल लेबरर का काम करते हैं, जो लोकल नागा लोग नहीं करना चाहते। उन ग्रुप्स का मानना है कि असम के ज़रिए इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए आसान हो गया नागालैंड में आना, पर इस पॉलिटिक्स की वजह से कई इंडियन मुस्लिम भी शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उनमें से कई लोगों ने एक लोकल नागा महिला के साथ शादी करी है, और नागा ट्राइब्स चिंतित हैं कि इसकी वजह से नॉन नागाज के साथ कंपटीशन उनका बढ़ जाएगा। इसके अलावा कई नागालैंड के नागरिक ह्यूमन राइट वायलेशन से भी गुजर चुके हैं। जैसे लोकल ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने दावा किया है कि अफस्पा की वजह से इंडियन आर्मी ने नौजवान लड़कों को टॉर्चर किया है, महिलाओं को रेप किया है, और वो लोग जो ऐसी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उनको जेल में डाला है। तो नागालैंड में बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा इशू है। डिफरेंट नागा ट्राइब्स एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं इन्फ्लुएंस के लिए, और फिर ये नागा ट्राइब्स नॉन नागाज के साथ भी लड़ रही हैं स्टेट की रिसोर्सेज के लिए, जिसका मतलब है कि नागालैंड के यूथ का भविष्य दाव पर लग रहा है। और ये भविष्य तब तक ठीक नहीं होगा जब तक नागालैंड की एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। सबसे पहले बात करना चाहूँगा, मैंने इनके वीडियो को अभी सब्सक्राइब किया है, आप भी ज़रूर करें। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करते हैं भाई, और उनका समझाने का तरीका बहुत ही आसान और सबको समझ में आए। जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है उनको भी समझ में आए, इस तरीके का है। तो और भी उनके वीडियो अच्छे आए हर टॉपिक पे, जहाँ पे भी प्रॉब्लम है उस जगह पे, इसलिए आप उनको सपोर्ट करें, उनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब आते हैं नागालैंड की इंसर्जेंसी पे। मैंने ये बात यूट्यूब पे मैं नहीं था, उससे पहले से मुझे पता है। नागा पीस जब से कई ऐसे वीडियोस है जो स्टडी IQ के हैं, मैं बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ इन वीडियोस को, और मैं बहुत पहले कम्युनिटी में डाला भी था कि क्या हम इस पे भी बात कर सकते, पर किसी का कोई जवाब नहीं आया। पर ये वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इस पे रिएक्शन दिया। बात होना, डिबेट होना बहुत ज़रूरी है। बात करें इंसर्जेंसी की, ओल्डेस्ट इंसर्जेंसी है इंडिया की, जहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो इस बात का समाधान चाहते थे, पर कुछ लोग थे कि जो इंडिया के साथ नहीं जुड़ना चाहते थे। उसमें थे फिज़ो, जो कि कभी भी इंडिया के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे। बाकी जो लोग थे उसमें से कई लोगों को उन्होंने मारा भी, जब से उन्होंने एक रेबल ग्रुप बनाया, जैसे भाई ने कहा इस वीडियो में।
फिर आउट ऑफ कंट्री चले गए बांग्लादेश के थ्रू। और फिर वहाँ पे जैसे भाई कह रहे थे कि 16 से 17 ग्रुप है जो नागालैंड में अलग अलग ट्राइब्स के, और हर ट्राइब का एक अपना कल्चर है और हर कोई चाहता है कि उनके ट्राइब का वर्चस्व हो हर चीज़ में। ये जब इंडियन गवर्नमेंट बातें करना चाहती है, जब टेबल पे बैठने की बात आती है, तब भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। जब IM के साथ बात होती है तो खापलांग ग्रुप उस डिबेट का हिस्सा नहीं होना चाहता, और खापलांग ग्रुप के साथ बात होती है तो फिर इसाक मोइवा ग्रुप है वो डिबेट का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि इन दोनों में भी दुश्मनी है। उन दोनों को भी बहुत बार एक दूसरे पे अटैक करते हैं। और इसमें तीसरा भी एक एंगल है जो है कि पॉलिटिकल जो वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट है, जो स्टेक होल्डर है, जो पॉलिटिक्स में लोग हैं, उनका भी एक स्टेक होल्डर ग्रुप बनाया गया इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। यहाँ पे मैं कई ऐसे डिबेट्स होते हैं, लोग कमेंट्स में बातें करते हैं, वो भी मैंने बहुत बारीकी से पढ़ा इन चीज़ों पे आने से पहले। पर यहाँ पे हमें कई बातें समझनी बहुत ज़रूरी है, जो कि सब लोगों के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। अगर एक ग्रुप के साथ समझ लीजिए आप खापलांग ग्रुप के साथ इंडियन गवर्नमेंट सीज़ फायर एग्रीमेंट करती है, पर बाकी ग्रुप भी है वो वायलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर वो जो इफ़ेक्ट होना चाहिए वो होता नहीं है। इसलिए वहाँ की पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हो या फिर रेबल स्टेक होल्डर्स हो, जैसे इसाक मोइवा जी है या फिर खापलांग ग्रुप है या फिर अदर भी ग्रुप है 2-3 जो छोटे छोटे हैं, पर ये 2 बड़े ग्रुप है IM और K, सब लोगों को साथ में आना बहुत ज़रूरी है। इसके पहले हम बात करें कई ऐसे बातों पे जहाँ से 90s के बाद थोड़ा पॉजिटिव होना स्टार्ट हुआ गवर्नमेंट, जैसे अटल बिहारी जब PM थे उस दौर में ज़्यादा पॉजिटिव खबरें आई, और उसके बाद जब मोदी जी आए तो बहुत ज़्यादा काम हुआ इस बारे में। पर कुछ ऐसा टाइम रहा जो हम कह सकते हैं कि कई डेकेड का था, जहाँ पे इन सारी चीज़ों को पॉजिटिवली लेके या फिर टेबल पे बैठ के सुलझाने की ज़रूरत थी, वहाँ पे उतना ध्यान नहीं लिया गया। मैं हमेशा, चाहे आप मेरे कोई भी वीडियोस को उठा के देख लीजिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप बंदूक के सहारे, आप राइफल के सहारे किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। आपको प्यार से बैठ के कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव है इस चीज़ में कि सबको साथ में ले आके एक बीच का रास्ता निकाला जाए। सबसे ज़्यादा आसान और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है जो टेबल पे बैठे और फिर बात हो कि क्या बीच का रास्ता निकल सकता है। कई दौर की बातचीत अभी भी चल रही है IM के साथ, कि अभी इस वक्त का जो खापलांग ग्रुप है वो अभी तक तो हिस्सा नहीं है जो अटैक हुआ था उसके बाद से, पर जो इसाक मोइवा ग्रुप है उसके साथ बहुत लंबी दौर की बातचीत चल रही है। और मोदी जी भी जैसे कह रहे हैं बार बार कि हम इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं, ये मुझे बहुत पॉजिटिव लगता है। यहाँ पे एक और मैं बात कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा नॉर्थ ईस्ट के लिए बात कहता हूँ, मैं हमेशा नॉर्थ ईस्ट की बात करता हूँ मेरी वीडियोज़ में। मैं सबसे मेरे जो सारे देशवासी हैं, मेरे इंडिया के सारे लोग हैं, उनसे बात कहना चाहता हूँ, आप लाइफ में एक बार नॉर्थ ईस्ट को ज़रूर विज़िट करें। जब वहाँ पे बहुत सारा टूरिज़्म बढ़ेगा, लोगों को काम मिलना स्टार्ट होगा, और सिर्फ घूमने के लिए जाइए, वहाँ से देख के आइए। इतना ब्यूटीफुल है, नागालैंड हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो या अरुणाचल हो, मणिपुर, सब। आप यूरोप जाते हैं घूमने के लिए, पर आपको यूरोप से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और ज़्यादा सस्ते में आप नॉर्थ ईस्ट जा सकते हैं। तो नागालैंड एक ऐसा स्टेट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। वहाँ पे इतने हिल स्टेशंस है, आप वहाँ पे जब भी घूमने जाएंगे, लोग इतने प्यारे हैं। आप जितने लोग जाते हैं उनका एक्सपीरियंस देखें कि वो उन लोगों के मुरीद होते हैं, नागालैंड लोगों के, उनके जिस तरीके से लोगों का स्वागत होता है वहाँ पे, जितना प्यार मिलता है। तो अगर ये प्रॉब्लम एक बार ख़त्म हो जाए तो वहाँ पे इंडस्ट्री लग सकती है, जो हम साउथ ईस्ट इंडिया के साथ कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं। जो हमारी एशियन कंट्रीज़ है वो नॉर्थ ईस्ट के थ्रू ही होगी, तो बहुत सारी इंडस्ट्री लगेगी, क्योंकि यहाँ से मेनलैंड से पूरा कच्चा माल ले जाना मुमकिन नहीं है। तो
कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट उनके फैक्ट्रीज नॉर्थ ईस्ट में लगाएगी, क्योंकि वहाँ से हमारे एशियन कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा ट्रेड सस्ता पड़ सकता है। तो ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन सारे जो प्रॉब्लम्स है उनको टेबल पे बैठ के ख़त्म किया जाए, एक बीच का रास्ता निकाल के परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए। और जब वहाँ के जितने भी नौजवान हैं, यंगस्टर्स हैं, वो पढ़ाई करके विदाउट जॉब घूम रहे हैं, तो एक बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कई लोग इंडियन आर्मी भी ज्वाइन करते हैं, तो कई लोग इंसर्जेंट ग्रुप भी ज्वाइन करते हैं। तो उन लोगों को अपने स्टेट में, अपने घर के पास जब जॉब मिलेगा तो वो गलत रास्ते पे कभी भी नहीं जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।